दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैक रायन वेब सीरीज का 3rd सीजन। इसके पहले 2 सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है, तो आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बात है 1969 की और जगह थी माटोक्सा, एक सोवियत यूनियन का इलाका जहां किसी का भी आना वर्जित था। तभी वहां जनरल के साथ कुछ फौजी आते हैं। फिर पूछने पर एक वैज्ञानिक बताता है कि लॉन्च व्हीकल टेस्ट कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमें उसकी खराबी का पता चल गया है। हमारे वैज्ञानिक जल्दी ही उसे बना लेंगे, हमें 6 हफ्ते का समय चाहिए। फिर जनरल कहता है तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो, तुम्हारे काम ने साबित कर दिया है कि तुम कितने काबिल हो, हमारी सरकार को तुम पर नाज है। फिर वहां से बाहर जाकर जनरल लूका को कहते हैं अब पहले जैसी बात नहीं रही, हमारे महान नेता का पूरी दुनिया के सामने अपमान हुआ है, अब हमारा दबदबा नहीं रहा। ये प्रोजेक्ट हमारे गले का फंदा बन गया है, इसे जारी रखना बहुत ही खतरनाक होगा। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर जनरल वहां से चले जाते हैं और लूका वहीं पर रुक जाता है। फिर वो सार्जेंट को बुलाता है और कहता है जनरल ने ऑर्डर दिया है, सबको खत्म कर दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फिर सार्जेंट अपने सिपाहियों को लेकर अंदर जाता है और अंदर मौजूद सभी वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार देता है। ये बहुत कड़ा फैसला था और थाइनोस ने कहा है कई बार हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जगह है रोम, इटली, और ये है जैक रायन। ये अपने होटल से निकलता है और अपने मिशन पर दूसरे होटल में जाने लगता है। इसका साथी ब्रिडेन सीसीटीवी के जरिए इस पर नजर रखे हुए था। फिर जब वो दूसरे होटल में जाता है तो गार्ड जैक को एक चाबी देता है। इतने में वहाँ पर एक लेडी आती है। फिर ब्रिडेन जैक को बताता है फायरबर्ड आ गई है। तभी जैक उस चाबी से एक कबोर्ड खोलता है और उसके अंदर से एक रूम की निकाल लेता है। जैक यहाँ पर फायरबर्ड से ही मिलने आया था। फिर वो उस की के जरिए एक सीढ़ियों का दरवाजा खोलता है और ऊपर जाने लगता है। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पार्टी चल रही थी और फिर वो सीधा फायरबर्ड के पास चला जाता है। फायरबर्ड का असली नाम जोया था और ये एक मिनिस्टर थी। फिर वो जैक को एक सिम कार्ड देती है और पूछती है तुम सोकोल प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1969 में यूएसएसआर में हुई थी। वे लोग एक छोटा सा न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते थे जो किसी भी रडार में पकड़ा ना जाए। अब वो प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव हो गया है और फाइनली उन्होंने हथियार बना लिया है। फिर वो जैक से माफी मांगती है और जाकर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है मैं तुम लोगों को किस बात के पैसे देती हूँ, तुम्हारे होते हुए कोई भी एरा गैरा मुझसे बात करने चला आता है। फिर वो गार्ड्स जैक को उठाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर जब जैक अपने साथियों के पास जाता है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि इस तरह से बाहर फेंका जाना क्या ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। फिर जैक कहता है एक बुरी खबर है, हथियार बन चुका है। फिर रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस में मीटिंग रखी जाती है और हथियार बनाने के कारण चिंता व्यक्त की जाती है। तभी पीछे बैठा डायरेक्टर कहता है ये सब एक हथकंडा है। चेक रिपब्लिक की प्रेसिडेंट जिसका नाम एलिना है, उसने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन लीक करवाई है। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं वो हमसे चाहती क्या है। डायरेक्टर कहता है ये तो हमें उससे ही पूछना होगा। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। डायरेक्टर कहता है मैं अपने दुश्मनों को अपने साथ रखता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उनकी पीठ पर वार कर सकूं। अगले सीन में हम चेक रिपब्लिक की प्रेसिडेंट एलिना को देखते हैं। वो डेविड से रशियन डिफेंस मिनिस्टर पोपोव के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसके साथ साथ वो पुराने ख्यालों और कट्टरवादी सोच का भी इंसान है। उसे पावरफुल औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपनी कड़ी सुरक्षा में अपने पिता के घर जाती है। वहां जाकर वो डेविड को सभी मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाने के लिए कहती है। डेविड कहता है कि ये बात रशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन एलिना को उनकी कोई भी परवाह नहीं थी। फिर वो घर के बैक साइड एरिया में तालाब के किनारे बैठे अपने पापा के पास जाती है। एलिना के पापा कहते हैं डेविड तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। फिर वो एलिना को कहते हैं कि पोपोव यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि नाटो ने हमारे देश में मिसाइल रखने की ख्वाहिश जाहिर की है और रशियंस को ये बात पसंद नहीं आई। शहर और यूनिवर्सिटी तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन छोटे इलाके खुश नहीं हैं। आधे लोगों का ये कहना है कि तुम नाटो की जेब में हो और बाकी के लोग ये समझते हैं कि तुम रशिया की कठपुतली हो। अब तुम 2 दुनियाओं के बीच में फंस गई हो। अब पोपोव के साथ तुम्हारे अगले कुछ दिन काफी टेंशन भरे होने वाले हैं। एलिना अपने पिता के पास तभी आती थी जब उसे सही फैसले लेने में परेशानी होती थी। दूसरी तरफ जैक रोम की
यूएस एम्बेसी में जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी बॉस एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ कहती है कल रात तुम अकेले ही फायरबर्ड से मिलने चले गए, वहाँ कुछ भी हो सकता था। एक बात याद रखना, मुझे हीरो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वे हमेशा एक्शन के बारे में सोचते हैं। फिर वो टेक्नीशियन डेविस के पास जाता है और उसे वो कार्ड देकर पूछता है पता लगाओ इसमें क्या है। ये वही सिम कार्ड था जो फायरबर्ड ने इसे दिया था। फिर डेविस बताता है इसमें एक आइलैंड की लोकेशन है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसके दूसरी तरफ होगा। जब वो इसमें पिन डालेगा तभी इसमें सही लोकेशन आएगी। फिर वो डेविस से एक बिना ट्रैक किए जाने वाला फोन लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो जेम्स और एलिजाबेथ के साथ एक मीटिंग रखता है। मीटिंग में वो बताता है कि कोल्ड वार के समय कट्टर रशियंस के एक दल ने एक प्लान बनाया था यूएसएसआर को बचाने के लिए और उसका नाम रखा गया था द सो कॉल्ड प्रोजेक्ट। ये प्लान गलत फहमियां पैदा करने पर आधारित था। वे गलत फहमियां फैलाकर आसपास के देशों में कत्ल करवाते थे। वे यूरोप में घुसना चाहते थे। फिर जेम्स कहता है वे अपनी हदों को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनको एक ऐसे न्यूक्लियर हथियार की जरूरत थी जो कभी भी रडार पर पकड़ा ना जाए। लेकिन वे लोग हथियार बना नहीं पाए, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। फिर जैक बताता है कि मुझे मेरे इन्फॉर्मर ने बताया है कि वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और अब की बार उन्होंने हथियार बना लिया है। मेरी इन्फॉर्मर ने मुझे एक मैपिंग प्रोग्राम दिया है जिससे हमें उन न्यूक्लियर पदार्थ का पता चल जाएगा जिनको वे मिसाइल बनाने में यूज करना चाहते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम उस हथियार का पता लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और अगर हमारी किस्मत बुरी रही तो वे एक नए वर्ल्ड वॉर को जन्म दे देंगे। फिर एलिजाबेथ पूछती है तुम्हारी इन्फॉर्मर जोया अगर झूठी निकली तो? जैक कहता है वो झूठ नहीं बोल रही, मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। एलिजाबेथ पूछती है मैप क्या बता रहा है? जॉन कहता है मैप क्रेमिया की लोकेशन बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना बाकी है। लोकेशन कंफर्म होते ही हमें तुरंत उस हथियार को मिटाने के लिए सॉफ्ट टीम भेजनी होगी। फिर एलिजाबेथ बताती है यूएस क्रीमिया के आसपास भी नहीं भटक सकता, हमारे पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर हमारे पास कोई पक्का सबूत होगा तभी हम उस पर एक्शन लेंगे। अब वो समय आ गया था जब रशियन डिफेंस मिनिस्टर पोपोव प्रयाग में पहुंच गया था। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट एलिना के साथ बंद कमरे में मीटिंग करने के लिए आया था, लेकिन एलिना उसका स्वागत बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स के बीच में करती है। मीडिया वालों को देखकर पोपोव को अपनी झूठी खुशी दिखानी पड़ती है। फिर वो एलिना से सवाल करता है कि मैं नाटो को लेकर आपके इरादे जानना चाहता हूँ, क्या आप नाटो को यहाँ पर मिसाइल रखने की इजाजत दे रही हैं? एलिना कहती है मैं इस ऑफर पर विचार कर रही हूँ, मैं इस ऑफर को मना भी कर दूंगी अगर आपकी गवर्नमेंट यूक्रेन में घुसने की कोशिश ना करे। फिर पोपोव कहता है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फिर वो अकेले में जाकर कहता है आपने सबके सामने बहुत बड़ी बात कर दी, आपको मुझे बताना चाहिए था, यहाँ जर्नलिस्ट भी आने वाले हैं। एलिना कहती है बात तो आपने छेड़ी थी। फिर पोपोव कहता है अब आपको हमसे संभल कर रहने की जरूरत है मैडम प्रेसिडेंट, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जैक और जेम्स डिनर करने जाते हैं। जेम्स कहता है हो सकता है तुम्हारी इन्फॉर्मर तुम्हारी बजा रही हो, लेकिन जैक कहता है उस खबर पर रिस्क लेना तो बनता है। तभी जेम्स कहता है लेकिन मैं तो खतरों से खेलना नहीं चाहता, आराम से अपने कंफर्टेबल ऑफिस में बैठूंगा और कुछ समय बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर रात को जब जैक अपने रूम में था तो डेविस उसके मोबाइल पर एग्जैक्ट लोकेशन भेज देता है। फिर अगले दिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वर्जीनिया के डायरेक्टर थॉमस मिलर के साथ ऑनलाइन मीटिंग रखी जाती है। वो पूछते हैं बोलो क्या बात है? एलिजाबेथ कहती है हमें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करनी है। जैक बताता है सर हमें न्यूज मिली है, न्यूक्लियर एक शिप के अंदर है, हमें कंफर्म करने के लिए उस शिप पर जाना होगा। डायरेक्टर पूछता है क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हें जोया से मिली है? उसकी बात पर भरोसा करना बेवकूफी है। फिर जैक कहता है मैंने भी रिसर्च की है, अभी तक तो उसकी सारी बातें सच निकली हैं। समुद्र पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, इसलिए अगर उन्हें न्यूक्लियर लेकर जाना है तो समुद्र से सेफ रास्ता उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। फिर एलिजाबेथ कहती है सर अगर बाद में ये बात साबित हो जाए कि उस शिप में खतरनाक हथियार था और हमने कुछ नहीं किया तो गलत होगा। फिर डायरेक्टर कहता है तुम 4 आदमियों की टीम ले जाओ, अगर तुम्हें वहाँ कुछ भी दिखे तो तुरंत हमें खबर करना, ध्यान रखना, कंफर्म करो और निकलो वहाँ से। फिर वो लाइन कट कर देते हैं। फिर जैक को यूएसएस रूजवेल्ट जहाज में पहुंचा दिया जाता है। फिर कैप्टन एंड्रयू उसका स्वागत करता है और कहता है अगर तुम किसी को भी नहीं बताओगे तो इस ऑपरेशन के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब था अगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो जैक को किसी के आगे कोई बात नहीं करनी है। फिर जैक को ऑपरेशन के लिए 3 और साथी दिए जाते हैं जो कि जैक के साथ जाने वाले थे। दूसरी तरफ अलीना को पता चलता है कि पोपोव आज ही वापस जाने वाला है। अलीना कहती है मैंने उस पर दबाव तो डाल दिया है, लेकिन अगर उसने हमारी एनर्जी सप्लाई को बंद कर दिया तो चेक रिपब्लिक पूरी तरह से ठप हो जाएगा, क्योंकि वही हमारे देश की एनर्जी सप्लाई को पूरा करते हैं। एक काम करो, उसके होटल
बॉटल में वोदका की एक बोतल भिजवाओ, ब्रांड रशियन होना चाहिए, शायद उनकी और हमारी दोस्ती हो जाए। फिर रात को जैक अपने साथियों के साथ उस जहाज पर पहुंच जाता है जहां उन्हें परमाणु हथियार होने का शक था। फिर वे रस्सी के जरिए जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं। उस समय उनको जहाज पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर जब वे कैबिन के अंदर जाते हैं तो एक एक करके उनके रास्ते में जो भी आता है वे उसको बेहोश करते जाते हैं। फिर वे बड़ी ही सावधानी से लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं जहां जैक की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर से सांस लेने की पाइप निकल रही थी। फिर जब वे उसे खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक रशियन वैज्ञानिक था। उसका नाम यूरी था। पूछने पर वो बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने ही सोकोल प्रोजेक्ट पर काम किया है। अब उनके पास यहाँ पर कुछ और ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए वे यूरी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब वे जहाज से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जैक और उसके साथी किसी तरह से उनसे जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो एलिजाबेथ को बताता है कि हमें जहाज में हथियार नहीं बल्कि यूरी नाम का एक वैज्ञानिक मिला है और ये एक रशियन साइंटिस्ट है जो सोकोल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने हमें बताया है कि हथियार बना है। एलिजाबेथ कहती है तुम्हें सिर्फ चेक करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो वहाँ से किसी को उठा कर ले आए, इसके लिए तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। फिर जेम्स कहता है अगर तुमने ये बात डायरेक्टर मिलर को बताई तो वो या तो इसका फायदा उठाएंगे या फिर इग्नोर कर देंगे। फिर दोनों ही सूरत में यूरी हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमें सच जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए बीच पर गाड़ियां भिजवा रही हूँ, प्लीज अब कोई रूल मत तोड़ना। फिर वो जेम्स से पूछती है कि तुम्हारा साथी काबिल है या नहीं। जेम्स कहता है यकीन मानो उसके जैसा कोई नहीं है, बस वो कमबख्त मुझे बॉस मानने के मामले में ढीठ है। अब सुबह हो जाती है। जैक यूरी को लेकर ग्रीस के एक आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां कुछ गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थी। फिर वहां पर पहुंचकर जैक अपने साथियों को वापस जाने के लिए कहता है। फिर कार के पास जाकर वो यूरी से पूछता है तुम्हारी जान खतरे में है, क्यों? बताओ सोकोल पर कब से काम कर रहे हो? यूरी बताता है मैं पिछले 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मुझे ये बताया गया था कि हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। मैं सवाल बहुत पूछता था, इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। सोकोल एक 3 मेगाटन का हथियार है। फिर जैक उसे कहता है कि मेरे सीनियर्स मुझसे और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, लेकिन यूरी कहता है बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन मिलने के बाद। फिर जब वे कार में बैठने लगते हैं तो वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकल कर आते हैं जो जैक और उसके साथियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। जैक भी उनका सामना करता है, लेकिन इस हमले में उसके सारे साथी मारे जाते हैं। फिर जैक गोलियों से बचता हुआ कार में बैठ जाता है और यूरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एलिजाबेथ को फोन करके बताता है कि तुम्हारी टीम मारी गई, अब तुम जल्दी बताओ मुझे कहाँ जाना है। एलिजाबेथ उसे एक एड्रेस बताती है और कहती है जल्दी से वहाँ पर पहुँचो, आगे की बात वहीं जाकर करते हैं। उस समय गुंडों की एक कार उनका पीछा कर रही थी। फिर जैक उसे टक्कर मार के पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना अपने पैलेस से फुटबॉल मैच देखने जाती है। पोपोव भी वहाँ पर आया हुआ था। फिर एलिना पोपोव के पास जाती है। पोपोव बताता है कि मुझे वोडका पसंद आई, माफी मांगने का अच्छा तरीका है। एलिना कहती है माफी नहीं, समझौता। तभी पार्किंग में एक कार आकर रुकती है जिसमें से जाना ब्रेजा नाम की एक लेडी बाहर निकलती है। फिर वो अपने ड्राइवर को बेहोश करके अपने दूसरे साथी से पूछती है क्या तुम तैयार हो? वे यहाँ पर प्रेसिडेंट एलिना को ठोकने आए थे, लेकिन तभी अचानक से वे पोपोव को शूट कर देते हैं। फिर वे कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले अपनी गन ड्राइवर के पास रख देते हैं। फिर पोपोव का गार्ड भागकर ड्राइवर के पास जाता है और उसके हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और पोपोव के गार्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जैक और यूरी ग्रीस के एथेंस शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जैक को शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर वो यूरी से पूछता है यूरी तुम्हें किसने भेजा है? यूरी कहता है पहले मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तभी जैक पीछा कर रही गाड़ी को धोखे से ठोक देता है और वहाँ से गाड़ी भगाकर ले जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर एक कार में से जॉन नाम का एक पुलिस वाला निकलता है और सारे मामले को देखने लगता है। दूसरी तरफ जैक एक ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाता है। फिर वो यूरी को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर जैसे ही यूरी उसके पास जाने लगता है तो जॉन पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। फिर जैक यूरी को लेकर एक घर में घुस जाता है और उसे एक रूम में बिठाकर वहां रहने वाले घर वालों को बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जॉन और उसके साथियों ने यूरी को पकड़ लिया है और वे उससे पूछ रहे हैं कि बता तूने अमेरिकन को क्या क्या बताया। जब वो नहीं बताता तो जॉन
जॉन यूरी को ठोक देता है। फिर जब जैक वहाँ से भागने लगता है तो वे जैक को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक एक दो को निपटाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन अब वो ग्रीस की गलियों में फंस चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अकेला क्या करे। इतने में एलिना अपने पैलेस पहुंच जाती है। फिर डेविड उसे बताता है कि आपसे बात करने के लिए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और रूसी प्रधानमंत्रियों के फोन आ रहे हैं। फिर एलिना कहती है कि रूसी प्रधानमंत्री से बात करवाओ। अब रात हो जाती है। जैक हर एक इंसान को बड़ी ही शक की निगाह से देख रहा था, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और कोई भी उसका काम तमाम कर सकता था। फिर वो डेविस के पास कॉल करता है और वो उस लाइन को एलिजाबेथ और जेम्स के साथ जोड़ देता है। जैक बताता है कि उन्होंने यूरी को मार दिया है। फिर जेम्स कहता है हमारे पास भी एक बुरी खबर है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर पोपोव भी मारा गया। फिर जैक कहता है कि अब वो शुरू हो गए हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्टर का कत्ल पहला कदम था और 7वें दिन में वे सो-कॉल्ड परमाणु हथियार का यूज करेंगे। फिर एलिजाबेथ कहती है तुम इस वक्त कहाँ हो? तुमने इस मिशन के साथ साथ एक ग्रीक नागरिक की भी जान ली है। जैक कहता है मैं समझ गया, अब तुम्हें एक बलि का बकरा चाहिए। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मुजरिम माने जाओगे, तुम्हें एम्बेसी से हटा दिया जाएगा और तुम्हें कोई भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी, तुम अकेले पड़ जाओगे। जैक कहता है मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और अगर मैं वापस आ गया तो हम सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खो देंगे। फिर जेम्स कहता है जैक तुम इसकी बात मत सुनो। फिर वो अपने कोड वर्ड में जैक को कहता है घर जाओ। फिर जेम्स एलिजाबेथ से पूछता है क्या मिलर ने तुम्हें जैक को कुर्बान करने के लिए कहा है? एलिजाबेथ कहती है ये मेरा फैसला है, अब जैक हम पर बोझ बन गया है। लेकिन तुमने किसी और लैंग्वेज में जैक को क्या कहा? जेम्स कहता है मैंने कहा जन्नत में जाओ। तभी जैक अपने मोबाइल में से सिम निकाल लेता है और मोबाइल को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। उन वैज्ञानिकों को मारने के बाद जब लूका अंदर जाता है तो एंटोनियो नाम का सार्जेंट कहता है लूका ये सब ठीक नहीं हुआ, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था। लेकिन लूका कहता है ये सब देशद्रोही थे, भूल जाओ ये सब, ये मेरा ऑर्डर है। फिर वो उन सभी वैज्ञानिकों का जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जेम्स एक बेकरी में जाता है और अपने लिए एक कॉफी बनाने को कहता है। फिर वो आजू बाजू देखकर अपनी पॉकेट से $5000 निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है ग्रीस में मेरा एक दोस्त मुसीबत में फंस गया है, ये पैसे उस तक पहुंचाने हैं। वो लेडी कहती है आपका काम हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ थॉमस मिलर से बात कर रही थी। मिलर कहता है तुम्हारे गलत फैसले ने हमारा एक आदमी ग्रीस में फंसा दिया है, उसे जल्दी से वापस लाओ वरना तुम भी खतरे में आ जाओगी। इतने में जेम्स भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है खुद ही फंसाती हो और खुद ही लेने जाती हो। अब एक बात को ध्यान में रखना, मैं वहाँ अपने दोस्त के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरी बॉस नहीं हो। आज जब एसी कमरे से निकलकर फील्ड में जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये काम कितना मुश्किल है। अगर जैक सो-कॉल्ड प्रोजेक्ट के बारे में सही निकला तो यही पॉलिटिक्स हम सबको कब्र तक ले जाएगी। दूसरी तरफ ग्रीस के एथेंस शहर में जैक जॉन का पीछा कर रहा था। फिर जब वो जॉन की फोटो खींचता है तो जॉन उसे देख लेता है। फिर जैक वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसके पीछे पड़ जाता है। फिर जैक गली कूचों से होता हुआ एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाता है और जॉन फिर भी उसका पीछा करता रहता है। फिर जॉन उसके ऊपर गोली चला देता है और मार्केट में अफरा तफड़ी मच जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर जैक वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक अननोन नंबर पर मैसेज करता है कि वैज्ञानिक मारा गया है, तुमने मुझे झूठ कहा। अगले सीन में हम देखते हैं रशिया के प्रेसिडेंट अपने दोस्त पोपोव को याद कर रहे थे। तभी उसके पास मिखेल नाम का एक बंदा आता है और बताता है कि एलेक्सी रशिया के नए डिफेंस मिनिस्टर की शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका मानना है कि पोपोव की मौत अमेरिकन की वजह से हुई है और वो उनसे इसका जवाब मांगना चाहते हैं। फिर प्रेसिडेंट एलेक्सी से मिलते हैं और पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि पोपोव की मौत के पीछे अमेरिकन का हाथ है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? एलेक्सी कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे देश को कमजोर बनाने की साजिश रची जा रही है। नेटो का हमारे पड़ोसी देशों में पैर जमाना, तेल की कीमतें बढ़ाकर हमारी आर्थिक स्थिति पर दबाव डालना, हम पर ऐसे प्रतिबंध लगाना जिससे हम अकेले पड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कत्ल हुआ उसी दिन कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे परमाणु वैज्ञानिक को अगवा कर ले जाते हैं। हम पर निशाना साधा जा रहा है। फिर पीछे खड़ा हुआ लूका कहता है वे हम पर हमेशा से ही निशाना साधते आए हैं, बस हम ही हैं जो कुछ नहीं करते। फिर जब लूका बाहर जाता है तो अलेक्सी उसके पास आकर उसका धन्यवाद करता है। लूका कहता है तुमने गलत समझा, मेरा काम किसी की साइड लेना नहीं बल्कि रशिया की हिफाजत करना है। अब तुम मिनिस्टर बनने वाले हो, इसलिए बिना सोचे समझे बातें करना बंद करो। तुम भी जानते हो कि चेक रिपब्लिक में जो भी हुआ वो यूएस ने नहीं करवाया था और वो वैज्ञानिक खुद वहाँ से भागा था क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी। कोई तो है जो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और जेम्स ग्रीस पहुंच जाते हैं।
तभी चीफ ऑफ पुलिस आकर उनका स्वागत करते हैं। रशियन एजेंट जॉन भी उस समय उनके साथ ही खड़ा था। चीफ कहते हैं आपका एजेंट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, अगर उसने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो ये सबके लिए मुश्किल होगी। फिर जॉन बताता है कि हमने रेड नोटिस जारी कर दिया है क्योंकि तुम्हारे एजेंट ने एक रशियन एजेंट को मारा है। जेम्स पूछता है रशियन इंटेलिजेंस यहाँ क्या कर रही है। जॉन कहता है मैं भी आप लोगों की तरह ही एम्बेसी से हूँ। फिर जेम्स कहता है उनका वो रशियन वैज्ञानिक वो खुद भाग कर आया था क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी। मुझे तो लगता है इसी ने उसे मारा होगा। तभी एलिजाबेथ कहती है अब हम यहाँ आ गए हैं, सब बातों का पता लगा ही लेंगे। फिर वो चीफ को कहती है अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो प्लीज बीच में टांग भी मत अड़ाना। फिर जेम्स एलिजाबेथ को बताता है कि मैं जॉन को तब से जानता हूँ जब मैं मॉस्को में था, वो बहुत ही खतरनाक है। अब हमें जैक को जॉन से पहले ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जैक अपने मोबाइल में एक लोकेशन देखता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वहाँ जाकर वो शॉपकीपर से पूछता है मेरे लिए रोम से आपके पास कुछ भेजा गया है। फिर वो शॉपकीपर शॉप का शटर डाउन कर देता है और जैक को कहता है आप यहीं रुकिए। फिर वो अंदर से एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। पैसों के साथ एक नोट भी था जिस पर किसी की लोकेशन लिखी हुई थी। फिर शॉपकीपर बताता है कि ये जगह पिरायस में है। फिर वो शॉपकीपर से कंप्यूटर यूज करने की परमिशन लेता है और कंप्यूटर से अपने लिए शेवरले कंपनी की एक कार बुक करता है। तभी एलिजाबेथ और जेम्स यूएस एम्बेसी में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक लिस्ट निकलवाते हैं जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनसे जैक पहले भी मिल चुका था और फिलहाल वे लोग ग्रीस में रहते थे। फिर जेम्स एक आदमी को पहचान लेता है और कहता है ये तो टोनी है। 2 साल पहले इसने टर्की में एक मिशन के दौरान हमारी हेल्प की थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मुझे नहीं लगता ये उसको पनाह देगा। फिर एलिजाबेथ कहती है मुझे इससे मिलना है। फिर जेम्स के बाहर जाने के बाद एलिजाबेथ टेक्नीशियन को कहती है अगर कोई भी जेम्स को भी कांटेक्ट करे तो मुझे तुरंत बताना। तभी प्रयाग में रेडिक एलिना को कहता है जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप लॉकडाउन में रहेंगी। एलिना कहती है अगर वो शूटर मुझे मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन फिर भी मैं संभल कर रहूंगी। तभी उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है CIA से आपसे कोई मिलने आया है। तभी वहाँ मैरी काहिल नाम की एक ऑफिसर आती है और कहती है हमने कुछ अफवाहें सुनी है। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि यूएस का रशियन डिफेंस मिनिस्टर को मारने में कोई हाथ नहीं था। हमारी एजेंसी अपने बिहाफ पर इस मामले की तहकीकात कर रही है। क्या आप हमें फुटबॉल स्टेडियम के CCTV फुटेज दिलवाने में हेल्प करेंगी? प्रेसिडेंट हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात टोनी से होती है, लेकिन जैक उसको देखकर खुश नहीं होता, परंतु टोनी तो उसे देखकर बहुत खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना का सिक्योरिटी हेड राडिक रशियन डिफेंस मिनिस्टर के किलर से मिलने जाता है और उसके काम के बदले में इनाम में उसे मौत देता है। फिर वो रशिया में एलेक्सी को फोन करता है और कहता है आपका काम हो गया, यानी कि रूस डिफेंस मिनिस्टर को उसी के साथी एलेक्सी ने मरवाया था। फिर वो अंदर जाकर रशियन डिफेंस मिनिस्टर बनने की शपथ लेता है। जिस समय वो शपथ ले रहा था लुक को अपनी जवानी का समय याद आता है जब उसने सभी वैज्ञानिकों का कुछ न कुछ सामान इकट्ठा किया। तो उसके बाद वो उनके सामान को लेकर उनके घर गया और उनकी फैमिली को बताया कि एक दुर्घटना में वे मारे गए। लेकिन जब वो एक लेडी को उसके हस्बैंड की फोटो देने गया तो उसे देखकर लुक को शक हो गया। फिर जब वो जबरदस्ती उस घर में घुसा तो उसने देखा कि वो साइंटिस्ट घर में ही था। फिर पूछने पर उस साइंटिस्ट ने बताया कि आज मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं काम पर नहीं गया। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स एलिजाबेथ को लेकर टोनी से मिलने जाता है। टोनी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जेम्स उससे गुस्से में पूछता है कि बता जैक कहाँ है। उस समय वो रशियन एजेंट दूर से उन पर नजर रखे हुए था। फिर टोनी कहता है तुम्हारे साथी ने एक पुलिस वाले को मारा है, ऐसे में कोई बेवकूफ ही होगा जो उसकी हेल्प करेगा। फिर एलिजाबेथ कहती है अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम हमें खबर करोगे, लेकिन टोनी कहता है मैं बिना पैसे कुछ भी नहीं करता। फिर जेम्स उसको पैसे देता है और साथ में एक पर्ची भी देता है और ऐसा करते हुए वो रशियन एजेंट उन्हें देख लेता है। फिर वहाँ से जाते समय जेम्स एलिजाबेथ को बताता है कि वो रशियन हम पर नजर रखे हुए है। फिर अंदर जाकर टोनी जैक को बताता है कि बाहर तुम्हारा दोस्त जेम्स एक औरत के साथ आया था, उसने बताया कि तुम पर रेड नोटिस ठोक दिया गया है, अब तुम भी भगोड़े हो मेरी तरह। फिर जैक उसे जॉन की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? टोनी कहता है मैं रशियन से पंगे नहीं लेता। फिर जैक कहता है मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं ये रशियन है, सच सच बताओ क्या तुमने इसे बता दिया कि मैं यही हूँ? टोनी कहता है नहीं मैंने उसे नहीं बताया, वो बहुत टेढ़ा आदमी है, यहाँ की पुलिस भी उससे डरती है, अगर तुम मुझे इन सब से दूर रखोगे तो अच्छा होगा। फिर जैक टोनी को अपनी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर उसके जाने के बाद जैक दोबारा उस कार वाली
वेबसाइट पर किसी से बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना अलेक्सी के पास फोन करके उसे नया डिफेंस मिनिस्टर बनने की बधाई देती है। फिर वो पूछती है, क्या आपको पता है पहले वाले डिफेंस मिनिस्टर के मरने से पहले हमारे बीच में क्या बातें हुई थी? अलेक्सी कहता है, आप दोनों के बीच हुई कोई भी डील मानी नहीं जाएगी। अब हालात बदल चुके हैं। अगर चेक रिपब्लिक में नेटो की मौजूदगी बढ़ेगी तो वो हमारे साथ दुश्मनी लेना होगा। तभी एलिना कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप मिनिस्टर की मौत का फायदा उठाकर यूरोपियन देशों में दहशत करना चाहते हैं। अलेक्सी कहता है, अगर आप अमेरिकन के साथ हम बिस्तर होंगी तो रशिया की दुश्मन मानी जाएंगी। फिर फोन काटने के बाद एलिना के फादर कहते हैं, ये नया डिफेंस मिनिस्टर बहुत टेढ़ा है। एलिना कहती है, वो हमें धमकी दे रहा था। फिर उसके पिता कहते हैं, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मिनिस्टर को किसने मारा, क्योंकि वे तो उनकी मौत से फायदा लेना चाहते हैं। फिर एलिना कहती है, मुझे पूरा यकीन है डिफेंस मिनिस्टर को इन्होंने खुद ही मरवाया है। मैं नेटो के साथ डील करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। फिर उसके पिता कहते हैं, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी प्रजा के लिए सही हो। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जेम्स से पूछती है कि तुम तो जैक को जानते हो, अब बताओ वो क्या करेगा। जेम्स कहता है, वो बहुत ही बारीकी से काम करता है जब तक कि उसे हर चीज का अच्छे से पता नहीं चल जाता। इतने में वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, क्योंकि जॉन को शक था कि जैक उसी घर में छुपा हुआ है। फिर जैसे ही टोनी को पता चलता है कि उसके घर के बाहर पुलिस आ गई है तो वो जैक से पूछता है, क्या बंद जगह में तुम्हें घुटन होती है? तभी पुलिस वाले टोनी के घर में घुस जाते हैं। फिर जॉन अंदर आता है और टोनी से पूछता है, ज्यादा होशियार मत बनो, सीधे सीधे बताओ वो कहाँ है। टोनी कहता है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं तो चुपचाप एक जगह बैठा हूँ, जिसको ढूंढना चाहते हो ढूंढ लो। फिर वे उस जगह के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं, लेकिन उनको जैक नहीं मिलता। फिर जब जॉन बाहर जाता है तो उसका सामना जेम्स से हो जाता है, लेकिन वो समझदारी से काम लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उन सब के जाने के बाद टोनी जैक को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे से निकालता है। फिर जैक कहता है, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ अलेक्सी लूका को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि सिर्फ आप ही हैं जिसकी सब इज्जत करते हैं, इसीलिए मैं आपकी नजरों में इज्जत पाना चाहता हूँ। लूका कहता है, तुम मेरी वफादारी पाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करूं, लेकिन मैं जब भी कोई बात करता हूं तो तुम उस बात को घुमा देते हो। फिर अलेक्सी कहता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक आदमी है अमेरिकन इंटेलिजेंस से, वो हमारे लिए सरदर्द साबित हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप हमारी हेल्प करें। दूसरी तरफ जैक टोनी के अड्डे से एक कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो कहाँ गया था ये आपको आगे पता चलेगा। फिर वो एक खुली जगह जाकर किसी का इंतजार करता है। तभी वहाँ पर जेट आता है और उसमें से माइक नवंबर निकलकर बाहर आता है, जो कि सेकंड सीजन में जैक का बॉस था। फिर जैक उसके साथ जेट में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जेम्स भी अपने होटल से निकल रहा था, लेकिन तभी उसके पास एलिजाबेथ आती है और कहती है, तो तुमने रोम से निकलने से पहले ही हवाला के द्वारा जैक के पास $5000 भेज दिए। तुमने हमारा सारा मिशन खराब कर दिया। शायद टोनी वाला आइडिया भी तुम्हारा ही था। फिर जेम्स कहता है, अगर रशियन उसे पकड़ लेते तो वो मारा जाता। एलिजाबेथ कहती है, अब तुम्हारी वजह से हम खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। फिर जेम्स कहता है, प्लीज जैक कुछ बड़ा करने वाला है, हमें थोड़ा वक्त और रुकना चाहिए। फिर एलिजाबेथ कहती है, मेरी मिलर के साथ बात हो गई है, तुम प्रयाग जा रहे हो, वहां जाकर तुम प्रेसिडेंट एलिना को नेटो और यूएस से हाथ मिलाने के लिए मनाओगे। फिर वो जेम्स का सामान उसे लौटा देती है और कहती है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। दूसरी तरफ जैक और माइक नवंबर ग्रीस की सेंटेरोनी जगह पर बने हुए एक घर में जाते हैं। वहां जाकर जैक माइक को अपनी आप बीती सारी घटना बताता है और बताता है कि CIA भी मेरे पीछे पड़ गई है, शायद सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। फिर माइक पूछता है, तुम्हारा सोर्स कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे? फिर जैक अपने सोर्स को मैसेज करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लूका था, लेकिन लूका उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर माइक कहता है, शायद तुम्हारा सोर्स तुम्हें फंसाना चाहता है, लेकिन जैक कहता है, अगर मैं डूबा तो सबको ले डूबूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माइक फायरबर्ड जोया का पीछा कर रहा था। फिर जब वो एक बिल्डिंग में घुस जाती है तो माइक जैक को बताता है कि वो ऊपर आ रही है। जैक पहले से ही उसके रूम में बैठा हुआ था। फिर जब जैक उसके सामने आता है तो जोया कहती है, तुम्हारे दोस्त को प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने उसको बहुत दूर से ही पकड़ लिया था, अब तुम्हारे कारण मैं भी खतरे में हूँ जैक। जैक कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरी उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाओ, अगर सो कॉल्ड हुआ तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, फिर क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? फिर जोया कहती है, ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करवाऊंगी, लेकिन मेरे वियना से निकलने के बाद। फिर जब जैक बाहर जाता है तो माइक पूछता है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है कि उसके कहने पर अपनी जान दांव
पर लगा रहे हो। जैक कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर माइक कहता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तभी रोम की यूएस एम्बेसी में CIA वालों का छापा पड़ जाता है। जब एलिजाबेथ वहां पर आती है तो CIA लॉयर बताती है हमारी जैक रायन में दिलचस्पी है। फिर स्कॉट हैरिस बताता है हमारे पास जैक रायन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट है। ये वारंट सीधा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से आया है। जैक के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कई दूसरे देशों के लिए कीमती है, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश मिले हैं। फिर एलिजाबेथ डेविस को कहती है जोया का पता लगाओ, सिर्फ वही जानती है जैक का सोर्स कौन है, वो उससे जरूर मिलेगा। फिर वो जेम्स को फोन करके बताती है कि CIA वाले जैक को पकड़ने आए थे, वो उसे देशद्रोही समझते हैं, अब हम तीनों ही बुरे फंस गए हैं। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारी प्रेसिडेंट एलिना से बात हुई? जेम्स कहता है मैं नाटो के मामले में नहीं पड़ना चाहता। फिर एलिजाबेथ कहती है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और इससे तुम्हारी CIA में इज्जत भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ रूस में मिस्टर पोपोव का फ्यूनरल चल रहा था, सभी बड़े बड़े अफसर उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं। फिर जब मिस्टर प्रेसिडेंट श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं तो पोपोव की वाइफ कहती है पता लगाओ ये किसने किया, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ रेडिक प्रेसिडेंट मैडम को बताता है कि CIA से जेम्स मिलने आया है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो आने वाला है। तभी जेम्स वहां आ जाता है। फिर मैडम कहती है चलो टहलते हुए बात करते हैं। फिर बाहर जाकर जेम्स बताता है कि हमने पोपोव के कुछ कॉल ट्रेस किए थे जिनमें उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को सलाह दी थी कि हमें चेक रिपब्लिक को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। उनकी और आपकी सोच मिलती थी, शायद इसीलिए वो मारे गए। लेकिन जो नया डिफेंस मिनिस्टर है वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसने रशियन आर्मी को यूक्रेन के और भी अंदर भेज दिया है। अगर आप कहो तो हम नेटो की मिसाइल्स यहाँ पर लगवा सकते हैं, इससे उन्हें पीछे हटना ही होगा। आप बहुत समझदार हैं, फैसला आपको करना है। तभी डेविस एलिजाबेथ को बुलाता है और बताता है कि मैडम जोया आज सुबह ही वियना पहुंची हैं। फिर एलिजाबेथ कहती है अगर जोया वियना में है तो जैक भी जरूर वहीं पर होगा। फिर वो हैरिस के पास जाती है और उसे बता देती है कि जैक वियना में है, अगर उसे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें भी वहां पर जाना होगा। फिर डेविस जेम्स के पास फोन करता है और वो उसे भी बता देता है कि जैक वियना में है। दूसरी तरफ जैक रिसर्च करके बताता है कि पोपोव हमेशा से ही न्यूक्लियर के खिलाफ था, उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा नए डिफेंस मिनिस्टर को होगा। मेरे हिसाब से उसे प्रेसिडेंट का एडवाइजर बनने का मौका मिल गया। तभी माइक के पास जेम्स का फोन आता है और वो उसे जैक से बात करवाने को कहता है। फिर वो जैक को बताता है कि NSD ने तुम्हें पकड़ने के लिए वियना में एजेंट भेजे हैं, तुम पर देशद्रोह का इल्जाम है, अब जब तक तुम भागते रहोगे इस दलदल में और फंसते रहोगे। फिर जैक कहता है कि मुझे नहीं लगता ये काम रशियंस का होगा, मुझे तो किसी और की साजिश लगती है। फिर वो जेम्स को कहता है कि रशियन से याद आया, जो रशियन एजेंट तुम्हारे पीछे पड़ा है मैं उसे जानता हूँ, वो अल्फा ग्रुप का बंदा है और बहुत ही खतरनाक है। तभी जैक के मोबाइल में जोया का मैसेज आता है और वो जैक को 11 बजे रेलवे स्टेशन के 6 नंबर ट्रैक पर आने को कहती है। तभी रात को जेम्स स्टेडियम की CCTV फुटेज देखता है जहां पर पोपोव को शूट किया गया था, लेकिन किलर की कोई भी फुटेज नहीं थी। दूसरी तरफ माइक और जैक ट्रेन स्टेशन पर जाने लगते हैं। माइक कहता है कोई भी फिल्म उठा लो, ट्रेन स्टेशन पर हमेशा कोई ना कोई कांड होता है। तभी उनका दोस्त रामी उन्हें बताता है गाइस मैं सिस्टम में हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर आगे जाकर वे दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं। दूसरी तरफ जेम बड़े ही ध्यान से CCTV फुटेज देख रहा था। तभी वो गौर करता है कि उस दिन प्रेसिडेंट एलिना के सिक्योरिटी हेड रेडिक ब्रेजा ने स्टेडियम में आते ही अपना रास्ता बदल लिया। फिर वो प्रेसिडेंट के पास फोन करता है और कहता है कि आज रात आपको मेरे साथ स्टेडियम चलना होगा, वहां चलकर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ माइक और जैक अलग अलग एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ने से पहले जैक जानबूझकर CCTV की तरफ देखता है। फिर उसका साथी रामी पूछता है बताओ अब मैं तुम्हें कहां भेजूं। फिर वो एडिटिंग करके लोकेशन की जगह पर सेमरिंग स्टेशन भर देता है। माइक भी जैक के साथ इसी ट्रेन में था ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी उस CCTV की फुटेज स्कॉट हैरिस के पास भी पहुंच जाती है। हैरिस बताता है कि वो इस समय वियना में जा रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 9 वाली ट्रेन से चढ़ा है। तभी उस ट्रेन के अंदर जब माइक जैक के पास जा रहा था तो रशियन एजेंट जॉन उसको पीट कर बेहोश कर देता है। फिर वो जैक का पीछा करता है। तभी लूका जैक के पांव में एक इंजेक्शन लगा देता है। फिर जॉन उसे पीटने लगता है। फिर वो जैक को ट्रेन से नीचे फेंकने ही वाला था तो लूका कहता है अगर इसे मार दोगे तो इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाओगे। फिर वो जैक से पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, झूठ मत बोलना, इंजेक्शन का असर होने ही वाला है, बताओ साइंटिस्ट ने तुम्हें क्या बताया और तुम्हारा सोर्स कौन है। जैक कहता है तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तभी लूका अपनी गन निकालता है और जॉन का ही भेजा उड़ा देता है। फिर वो जैक को कहता है सिरिंज में सिर्फ पानी था, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, अगर सो कोल्ड को रोकना है तो आ जाओ। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और स्कॉट हैरिस ऑस्ट्रिया के सेमरिंग
सेमरिंग हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ कारें उन्हें लेने आई थी, फिर वे उनमें बैठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एलिना अपने सिक्योरिटी हेड के साथ स्टेडियम में जाती है। रेडिक कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एलिना कहती है तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। फिर वो अंदर खड़े जेम्स के पास जाती है। जेम्स बताता है कि उस दिन यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि साथ में गन लाना संभव ही नहीं था। गन पहले से ही यहाँ पर छुपा रखी थी और शायद ये काम आपकी टीम में से ही किसी ने किया था। सेकंड लेवल पर कोई भी कैमरा नहीं है और जहाँ पर वो किलर मिला वहाँ भी कोई कैमरा नहीं था। अब शायद आपने ही कुछ ऐसा देखा हो जो आपको याद नहीं आ रहा। फिर मैडम बताती है कि हम इस तरफ से आए और यहाँ आकर बातें करने लगे। जब उनको गोली लगी तो सभी सिक्योरिटी वाले मुझे सुरक्षित रखने में लग गए, लेकिन मेरा सिक्योरिटी हेड रेडिक वहाँ पर नहीं था। शायद वो पहले ही चला गया। जेम्स कहता है मैंने भी तो यही बताने के लिए आपको बुलाया है। उसे पता था उसे कहाँ जाना है। पोपोव को गोली लगने के बाद उसने किलर को भी मार दिया। फिर मैडम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त है और कई सालों से मेरे पास काम कर रहा है। जेम्स कहता है मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और स्कॉट हैरिस वहां की लोकल पुलिस को लेकर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन में जॉन था वो वहां पर आने वाली थी। दूसरी तरफ ट्रेन में जैक लुका से पूछता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। लुका कहता है क्योंकि हम दोनों का मकसद सेम है। मैंने ही जोया को कहकर शिप पर न्यूक्लियर बॉम्ब होने की अफवाह फैलाई। मैं जानता था तुम वहां पर जरूर आओगे। देखो जो कुछ भी हुआ उसके पीछे रशिया का हाथ नहीं है, लेकिन कुछ रशियंस का जरूर है जो आतंकी दल का हिस्सा है। मैं उनको बेनकाब करके ही मानूंगा। हथियार अभी तक नहीं बना है क्योंकि यूरेनियम अभी तक उनके पास पहुंचा ही नहीं है। यूरेनियम बेचने वालों में सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा है वो है लेवान जुबकाफ। जैक पूछता है ये कौन है। लुका कहता है अपने दोस्त से पूछो। फिर माइक बताता है कि उसी की वजह से तो हम बुडापेस्ट जा रहे हैं। लुका बताता है कि वो 1 महीने में 3 बार कजाकिस्तान जा चुका है। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, मेरी गवर्नमेंट पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जैक कहता है आपको क्या लगता है CIA मुझ पर भरोसा करेगी। लुका कहता है उनको करना पड़ेगा। फिर वो एलिजाबेथ के पास फोन करता है जो कि अपनी टीम के साथ उसी की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। फिर वो पूछता है कि मुझे पकड़ने के लिए सेमरिंग आई हो। एलिजाबेथ कहती है हाँ। फिर वो बताती है कि एक रशियन एजेंट तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। जेम्स कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन लुका ने उसे मार दिया। एलिजाबेथ कहती है अब ये मत कहना कि लुका ही तुम्हारा सोर्स है, तुम जानते हो ना वो कौन है और उसने क्या किया है। फिर जॉन बताता है कि रशियंस ने कुछ नहीं किया। नया डिफेंस मिनिस्टर एक खुफिया दल का हिस्सा है जो अपनी सरकार से हटकर काम कर रहा है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मिलर लुका से मिली किसी भी जानकारी पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर जैक कहता है कि US और रशिया को जंग के लिए उकसाया जा रहा है और फिलहाल हम ही इन दोनों देशों के बीच में खड़े हैं। आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। इतने में वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। फिर उस ट्रेन को देखकर एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो रेड कलर की ट्रेन में चढ़ा था। दूसरी तरफ जेम्स प्रेसिडेंट एलिना को रेडिक की फुटेज दिखाता है जिसमें उसके साथ कोई और भी बैठा था जिस दिन वो स्टेडियम में आया था। तभी वहाँ पर एलिना के पापा आ जाते हैं और जेम्स को कहते हैं कि आपको इसके सिक्योरिटी चीफ के ऊपर शक है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि उसने ये काम किया होगा। जेम्स कहता है हाँ। तभी एलिना बताती है कि मैंने नेटो को यहाँ पर मिसाइल रखने की परमिशन दे दी है। मैं नहीं जानती रशिया क्या खेल खेल रहा है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर खेल का मैदान बनाने नहीं दूंगी। तभी जैक हंगरी के बुडापेस्ट में पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पर क्या खेल रचेगा ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 4th एपिसोड में हम देखते हैं लुका जब रशिया वापस जाता है तो सीधा एलेक्सी के पास जाता है और कहता है तुमने जो किलर जैक को मारने के लिए भेजा था उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। मैंने उसकी चैट पढ़ी है, कहीं तुम भी उसकी तरह डबल एजेंट तो नहीं हो। एलेक्सी कहता है आप इस समय मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। फिर लुक कहता है ना जाने कितने ही मिनिस्टर आधी रात को गायब करवा दिए हैं मैंने। उन सब की आखिरी मुलाकात मुझसे ही हुई थी। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। तुमने सो कॉल प्रोजेक्ट फिर से शुरू करवा दिया है। फिर एलेक्सी कहता है सर मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। मैंने आपको मारने के लिए उसे नहीं भेजा था। फिर जाते जाते लुका कहता है मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ बुडापेस्ट में जैक माइक को कहता है कि देशद्रोही का टैग लगने के कारण मैं थोड़ा अपसेट हूँ। फिर माइक कहता है इसीलिए तो मैं आजकल प्राइवेट काम करता हूँ। अपने पैसे लो और मिशन पूरा करो, ना कोई पॉलिटिक्स और ना ही कोई बॉस। फिर जैक लेविन जुबकॉफ के बारे में पूछता है। माइक बताता है वो कोई आम बंदा नहीं है, उसका घर किसी किले से कम नहीं है। वही तो है जो मुझे बहुत सारा काम देता है, वो मेरा क्लाइंट है। जैक पूछता है फिर तो तुम्हें उसके सारे राज मालूम होंगे। माइक कहता है रामी आ ही रहा है उसके सारे राज की पोटली लेकर। रामी मुसाद में काम कर चुका है, उसके लिए ये काम मामूली है। फिर वे हंगरी के सेफ हाउस में रामी से मिलते हैं। रामी बताता है कि उसके पुलिस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, उसके बंगले पर कभी कोई नहीं आता। वो अपने क्लाइंट से हमेशा पब्लिक में मिलता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। दूसरी तरफ थॉमस मिलर एलिजाबेथ से पूछता है कि ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था। एलिजाबेथ बताती है कि वो ट्रेन में आया ही नहीं था। फिर वो
बताती है कि मेरे पास जैक का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि एक संगठन है जो यूएस और रूस के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। वे सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिर से हथियार बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें बहुत सारे यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। मिलर पूछता है जैक का सोर्स कौन है। एलिजाबेथ बताती है कि उसका सोर्स लुका है। फिर मिलर कहता है वाह, एक रशियन ने उसे बेवकूफ बना दिया। अब मुझे किसी भी हालत में जैक रायन कस्टडी में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जगह किसी और काबिल अफसर को भेजूंगा। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जैक पूछता है लेवान तक पहुंचेंगे कैसे। माइक बताता है कि उस तक पहुंचना मुश्किल है। जब भी वो कोई मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले मुझे ही कॉल करता है। फिर जैक कहता है तो हमें उसकी जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। फिर माइक कहता है कि इसके लिए हमें उसके खास आदमी जॉर्ज को उठाना होगा। फिर वे रामी से उसका फोन हैक करवाते हैं। फोन हैक होने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज एक रेस्टोरेंट में उनकी एक मीटिंग है। फिर जैक कहता है कि मेरे होते हुए तो वो मीटिंग नहीं होगी। फिर 1 बजते ही लेवान एक आलीशान रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। उसका खास आदमी जॉर्ज वो भी उसके साथ था। फिर लेवान उस आदमी के पास फोन करता है जिसके साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन जैक उसे फोन उठाने से रोक देता है और उसे डरा देता है कि लेवान की पोल खुल गई है। अब उस पर टेररिस्ट को मटेरियल सप्लाई करने के कई चार्ज लगेंगे। अब जो लोग उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और टेररिस्ट का साथ देने के लिए चार्ज लगाए जाएंगे। अगर फिर भी तुम्हारा मन माने तो तुम उसे कॉल कर सकते हो। फिर वो आदमी पूछता है ये सब कब होने वाला है। जैक कहता है सॉरी बॉस, कॉन्फिडेंशियल है। फिर वो आदमी लेवान के पास मैसेज कर देता है कि मैं नहीं आ रहा, तुम्हारे आसपास खबरी है। फिर जैक माइक को कॉल करके बताता है कि अब तक तो उसकी फटकर 4 हो गई होगी। दूसरी तरफ जेम्स अपने 2 साथियों के साथ रेडिक ब्रेजा के घर जाता है जो कि प्रेसिडेंट मैडम का सिक्योरिटी हेड था। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। फिर वे उसके घर के अंदर घुसकर चुपके चुपके तलाशी लेते हैं। वहाँ जेम्स को कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिनमें रेडिक की उस समय की तस्वीर थी जब वो फौज में हुआ करता था और एक तस्वीर में वो पीटर कोवाक के साथ खड़ा था जो कि प्रेसिडेंट मैडम के पिता थे। तभी रात को जॉर्ज जब अपने घर जा रहा था तो माइक और जैक उसका पीछा करते हैं। फिर जब माइक उसे रोकता है तो वो माइक के ऊपर अपने बैग से वार करता है, लेकिन तभी जब जैक उसके ऊपर गन तान देता है तो जॉर्ज कहता है मुझे मेरा वकील चाहिए। जेम्स कहता है मैं तुम्हें पुलिस वाला लगता हूँ। माइक कहता है घोंचू तू किडनैप हो गया है। फिर अगले दिन सुबह माइक लेवान के रूम में जाता है और वहाँ एक बैग छुपा देता है। फिर वो बिल्कुल सामने के होटल में बैठे जैक को इशारा करता है कि काम हो गया है। दूसरी तरफ प्रयाग में जेम्स प्रेसिडेंट मैडम के साथ बातें कर रहा था। मैडम कहती है मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी सुरक्षा करने वाला मुझे मारने का प्लान बना रहा है। फिर जेम्स पूछता है क्या आप रेडिक को तब से जानती हैं जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस में था। एलिना कहती है नहीं, बस यही कोई 3-4 साल से। मुझे मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए लिस्ट दी गई थी, फिर मैंने उसको चुना क्योंकि वो अफगानिस्तान में भी बेस्ट था। फिर जेम्स कहता है कि तुम उसे शक मत होने दो वरना वो भाग जाएगा और हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो किसके साथ काम करता है। तभी वहाँ रेडिक आ जाता है और वे अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ अलेक्सी रशियन प्रेसिडेंट को बताता है कि प्रेसिडेंट एलिना ने नेटो को अपने इलाके में मिसाइल लगाने की परमिशन दे दी है। फिर प्रेसिडेंट लुका से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। लुका बताता है कि एक अमेरिकन CIA एजेंट प्रयाग में जाकर प्रेसिडेंट एलिना से बार बार मिल रहा है। उसका नाम जेम्स क्रियर है। वो अपनी बात मनवाने में माहिर है। मेरा ख्याल है कि चेक रिपब्लिक को एक मोहरे की तरह यूज किया जा रहा है। फिर एलेक्सी कहता है कि हमारे पास नेटो से ज्यादा पावरफुल मिसाइलें हैं जिनकी रेंज भी उनसे ज्यादा है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं तो उनको तैनात करो और शोर मचाकर करो ताकि यूएस को भी पता चल सके हम क्या करने वाले हैं। फिर एलेक्सी प्रेसिडेंट से पूछता है कि आज आपके चीफ ऑफ स्टाफ मिखेल दिखाई नहीं दे रहे। प्रेसिडेंट कहते हैं शायद उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ मिखेल तो एक सुरंग के अंदर बंधा पड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं लिवान अपने घर की तलाशी ले रहा था। वो कहता है कि अब से हर रोज इस घर की तलाशी होगी और दिन में 2 बार होगी और साथ में तुम सबकी भी होगी। तभी उसे एक फोन की वाइब्रेशन की आवाज आती है। फिर उसका ध्यान एक बैग पर जाता है जिसके अंदर एक फोन बज रहा था। वो कॉल जैक ने की थी, लेकिन जब लिवान फोन उठाता है तो जैक कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। फिर वो माइक के पास फोन करके बताता है कि तुम्हारे पास फोन आने ही वाला है। तभी हम लुका को देखते हैं जो कि एक सुरंग में जाता है जहाँ पर उसने मिखेल को बांध रखा था। फिर वो मिखेल को खोलता है और पीने के लिए पानी देता है। मिखेल पूछता है मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों बांधा गया है। फिर लुका उसे झूठा ही कह देता है कि एलेक्सी गिरफ्तार हो गया है और वो अपने सभी साथियों का नाम बता रहा है
जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। अब तुम अपने कन्फेशन पर साइन करोगे, फिर अपने साथियों का नाम बताओगे और 3 साल के लिए जेल में जाओगे। ऐसा करने से कम तुम जिंदा तो रहोगे। फिर वो बक देता है कि मेरा काम तो सिर्फ इतना ही था कि मैं प्रेसिडेंट की पल पल की खबर अलेक्सी को देता था, मेरा और कोई साथी नहीं है। फिर लूका कहता है कि अलेक्सी के बारे में कुछ बताओ। मिखेल कहता है कि एक बार वो किसी से क्रॉसबो के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या चीज है। फिर वो कहता है कि मैं एक ऐसा देश चाहता था जिस पर मुझे नाज हो। फिर लूका ये कहकर उसे ठोक देता है कि तुम्हें खुद को ऐसा बनाना चाहिए था कि देश को तुम पर नाज होता। दूसरी तरफ जेम्स पीटर से मिलने जाता है, जो कि प्रेसिडेंट एलिना के पिता थे। जेम्स कहता है सॉरी, मैं बिन बुलाए ही आ गया, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, उनकी गैर मौजूदगी में। फिर जेम्स अंदर जाकर उनसे रशियन लैंग्वेज में बात करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि उनको भी रशियन आती है या नहीं, लेकिन उन दोनों की ही रशियन बहुत अच्छी थी। फिर पीटर बताता है कि मेरी माँ एक यहूदी थी। फिर 1970 में वो रशिया से निकलकर इजराइल जाने की बजाय चेकोस्लोवाकिया में आ गई। बहुत मुश्किल दौर था वो। फिर जेम्स कहता है लेकिन आपने काफी तरक्की कर ली। फिर वो जेम्स से पूछता है कि एक CIA ऑफिसर मुझसे क्या बात करने आया है। दूसरी तरफ लेवान टेंशन में था क्योंकि जॉर्ज उसका फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि वो सिर्फ गिनी चुनी जगह पर ही जाता है, जाकर उसकी तलाश करो। फिर कुछ देर बाद उसके बंदे वापस आते हैं और बताते हैं कि वो हमें कहीं नहीं मिला। ये बात सुनकर लेवान कहता है कि इसका मतलब वो एम्बेसी में इंटरपोल के साथ बैठा है और मेरी पोल खोल रहा है। इतने में रामी आवाज करने वाला एक नकली खिलौना लेकर एक कार में रखता है और फिर वो उस कार को लेकर लेवान के घर में जाता है। उस समय लेवान उसे CCTV में देख रहा था। फिर दरवाजा बंद होने से पहले रामी वहां से बाहर भाग जाता है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड जब उस कार को चेक करने जाता है तो उस खिलौने को देखकर जोर से आवाज लगाता है कि कार में बॉम्ब है, भागो यहाँ से। फिर वे सभी लेवान को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर जाते हैं। वहां जाकर लेवान कार में बैठता है और अपने आदमियों को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब उसकी फटके हाथ में आ गई थी। फिर वो घबराहट में माइक के पास कॉल करता है और कहता है मुझे अभी की अभी किसी सेफ जगह पर जाना है। माइक कहता है कि बुडापेस्ट में हमारा एक सेफ हाउस है, तुम जल्दी वहां पर पहुंचो। मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, फौरन उसमें $1 लाख डालो और फिर सिम को निकालकर फोन फेंक दो। अब उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। दूसरी तरफ जेम्स पीटर को कहता है कि मुझे आपकी बेटी का सिक्योरिटी हेड ठीक नहीं लग रहा, आपकी बेटी खतरे में हो सकती है, मुझे यकीन है वो गलत आदमियों के साथ मिला हुआ है। फिर जेम्स पूछता है कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस में था तो उसकी सोच कैसी थी, आपको तो पता ही होगा, आप वहाँ पढ़ाते थे। फिर पीटर बताता है कि वो शुरू से ही एंटी रशियन रहा है। फिर वे दोनों अपने आखिरी जाम के साथ अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलकर पीटर अलेक्सी के पास कॉल करता है और कहता है कि खुद को मिशन से ऊपर मत समझना, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले से इस मिशन के साथ जुड़ा हूँ। यूरेनियम की डिलीवरी बहुत अहम है, बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब डिलीवरी हो जाए तो मुझे बता देना, और हाँ, मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। तभी घबराया हुआ लेवान सेफ हाउस में पहुंच जाता है और बताता है कि CIA, इंटरपोल या कोई रशियन, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा है, मुझे डर है कहीं मुझे जिंदगी भर छुप के ना रहना पड़े। फिर जैसे ही वे अंदर जाते हैं, माइक उसके ऊपर गन फोड़ कर देता है। जॉर्ज भी उसके सामने ही बंधा पड़ा था। फिर वो गुस्से में कहता है तू मरेगा माइक। माइक कहता है तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। फिर जैक पूछता है मुझे जानते हो? लेवान कहता है तू कौन है बे? मैं नहीं जानता। जैक कहता है बढ़िया है। फिर वो भी अलेक्सी के नाम पर एक झूठ पेल देता है और कहता है कि वो गिरफ्तार हो गया है, उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया है, तुम उसे यूरेनियम बेचने वाले थे। लेवान कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर जैक कहता है माइक बताओ इसे, इसका पाला किससे पड़ा है? फिर माइक बताता है कि तुमने जिस अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर किए हैं वो अकाउंट आईसिस की फंडिंग वाला अकाउंट है जो हर देश की रडार में है। ये बात सुनकर लेवान को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर जैक पूछता है हमें डिलीवरी की लोकेशन बताओ, क्योंकि अब तुझे तेरी पुरानी लाइफ तो वापस मिलने से रही, कम से कम अपनी गर्दन तो कटने से बचा ले। फिर वो बता देता है कि डिलीवरी रशिया के मेडोक्सा में होने वाली है। फिर वो एलिजाबेथ के पास कॉल करके उस लोकेशन के बारे में बताता है और कहता है कि लेवान और उसका साथी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। एलिजाबेथ पूछती है ये तुमने कैसे किया? जैक कहता है आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। फिर वो एलिजाबेथ को कहता है आगे जो भी हो आप मुझे बताती रहना, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो आप लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। फिर एलिजाबेथ मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट एलिना अपनी कड़ी सुरक्षा में एक कॉन्सर्ट में जाती है। उसके पिता पीटर भी उसके साथ ही थे। जेम्स भी वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। नेटो और US ने यहाँ जो मिसाइलें स्थापित की थी उसी से रिलेटेड सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। फिर जेम्स अपनी कुलीग मैरी चेल को कहता है क्या आप प्रेसिडेंट पर नजर रख सकती हैं? मुझे उसकी सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने में जाना ब्रीजा, जो कि रेडिक ब्रीजा की वाइफ थी, अपने घर पहुंच जाती है।
घर जाकर वो गौर करती है कि उसकी गैर हाजिरी में किसी ने उसके घर की तलाशी ली है। फिर वो अपने पति रेडिक को फोन करके बताती है कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ प्रोफेशनल लोगों द्वारा हमारे घर की तलाशी ली गई है और हमारे घर को अच्छे से चेक किया गया है। मुझे ये काम पीटर का लगता है, वो हमेशा खुद को बचा लेता है। फिर वो कहता है कि तुम अभी की अभी शहर से बाहर निकलो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। फिर वो प्रेसिडेंट मैडम के पास जाता है और कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। फिर वो ड्राइवर की जगह खुद कार चलाता है और कहता है आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब प्रेसिडेंट का काफिला वहाँ से निकलता है तो रेडिक प्रेसिडेंट मैडम की कार अलग रास्ते पर मोड़ कर ले जाता है, यानी कि मैडम को किडनैप कर लेता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और हमेशा की तरह मेरा साथ देते रहना। नेक्स्ट एपिसोड पर काम चल रहा है, मैं जल्दी ही उसे लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।